हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बाल विकास का पूरा रिवीजन करेंगे। मतलब एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को हर टॉपिक में, बाल विकास में जो भी टॉपिक आते हैं वो सारे ही टॉपिक मैंने इसमें लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं, सामने हैं आपके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों के 30 में से कम 25 क्वेश्चंस आराम से इसमें से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चलते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, इसके लिए परेशान मत होइएगा क्योंकि वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन इसमें सारे टॉपिक हैं, तो बाल विकास का आप लोगों का एक ही बार में सारा रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आता है विकास और वृद्धि। तो वृद्धि एक उम्र तक चलने वाली प्रक्रिया है जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है वृद्धि विकास का एक चरण होता है। विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। वृद्धि में परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है। विकास में परिवर्तनों को सिर्फ अनुभवों के द्वारा जाना जा सकता है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते रहिएगा। इसके बाद आता है वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है। विकास संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन का संयुक्त रूप है। इसके बाद फ्रेंड्स आती है बाल विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था में आती है पूर्व शैशवावस्था जो कि होती है जन्म से 3 वर्ष और फिर आती है उत्तर शैशवावस्था जो कि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था भी देखिए दो होती हैं, जैसे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था आती है 5 वर्ष से 8 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 8 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी आती है किशोरावस्था। तो देखिए इसमें भी दो आती हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो देखिए पूर्व किशोरावस्था आती है 12 वर्ष से 15 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था आती है 15 वर्ष से 18 वर्ष तक। फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाल विकास की अवस्थाओं में विकास के आयाम। सबसे पहले शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। इसके बाद फ्रेंड्स आता है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए सबसे पहले वंशानुक्रम, फिर वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, भोजन, रोग, विटामिन, लिंग भेद, व्यायाम। ये सब जो है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ इसलिए कि टाइम बहुत कम बचा है और रिवीजन पूरा ही करना है, एक ही वीडियो में सारा रिवीजन करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखिए कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट है जन्म के समय बच्चे का वजन 6 से 8 पाउंड होता है। 6 माह में जन्म के समय का 2 गुना तथा 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है। बाल्यावस्था में लड़की की लंबाई लड़कों से तेजी से बढ़ती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा, बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों से अधिक लंबी होती हैं। इसके बाद है नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। 7 से 9 महीने में बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं जो अस्थायी दांत होते हैं। 6 से 7 वर्ष तक अस्थायी दांत गिरकर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। जन्म के समय शिशु के शारीरिक लंबाई की तुलना में मस्तिष्क की लंबाई 22% होती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 3 वर्ष की अवस्था में बच्चे का आधा मानसिक विकास हो जाता है, 3 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आता है 14 वर्ष की अवस्था में बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहिएगा। बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास का प्रारंभ शैशवावस्था में हो जाता है लेकिन स्थिर होता है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था में ये विकास स्थिरता लेने लगते हैं तथा किशोरावस्था में स्थिर हो जाते हैं। यही बाद में व्यक्तित्व कहलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। याद रखिएगा, शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जीन पियाजे ने जो कुछ किया उसके द्वारा प्रतिपादित मानव विकास की बौद्धिक आवश्यकताएं सबसे प्रसिद्ध हैं। जीन पियाजे के पहले के मनोवैज्ञानिकों के मानव विकास के 3 पक्ष बताए हैं। सबसे पहला बताया है जैविकीय परिपक्वता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। जीन पियाजे ने मानव विकास में इन 3 पक्षों के अलावा संतुलनीकरण नामक पक्ष और सम्मिलित किया। पियाजे ने मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहले उन्होंने बताई संवेदनात्मक विकास की अवस्था, दूसरी उन्होंने बताई प्रतिनिधात्मक व स्थूल की अवस्था, फिर उन्होंने बताई औपचारिक कार्यालिक अवस्था। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि सकारात्मक, बाहरी अभिप्रेरणा यानी कि नकारात्मक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है भाषाई विकास। तो देखिए भाषाई विकास कैसे होता है। भाषा संप्रेषण का एक लोकप्रिय माध्यम है। भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, भावनाओं एवं इच्छाओं को दूसरों से व्यक्त कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक
मनोवैज्ञानिक आते हैं हरलॉक। तो देखिए हरलॉक के अनुसार भाषा में संप्रेषण के वे साधन आते हैं जिनमें विचारों एवं भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए भाषाई विकास के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। मनोभाविक सिद्धांत का प्रतिपादन ओमास्की ने किया था। अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया था। भाषा के विकास में शिशु के जन्म से जन्म के समय जो आवाज निकलती है उसे क्रंदन कहते हैं। 6 से 7 महीने का बालक पा मा बा ज्यादा बोलता है, ऐसे ही किसी शब्द का उच्चारण करता है। 1 वर्ष का बालक एक शब्द को रिपीट करके बोलने लगता है। 18 महीने में 50 शब्द तथा 24 महीने यानी 2 साल में 2 शब्दों का वाक्य मिलाकर बोलने लगता है। 3 वर्ष के बालक की शब्द भंडार लगभग 1000 शब्द तक होता है। इसके बाद आता है सामाजिक विकास। तो देखिए सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के गुणों और सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। सामाजिक विकास का प्रारंभ शैशवावस्था में हो जाता है। 3 से 4 महीने के बालक में सामाजिक विकास प्रारंभ होने लगता है। इसका सबूत यह है कि रोता हुआ बालक या हंसता हुआ बालक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर शांत हो जाता है। बाल्यावस्था में बालकों में ऑडिपस तथा बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथियां विकसित होती हैं। ध्यान रखिएगा, बालकों में ऑडिपस, बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथियां विकसित होती हैं, जिसके फलस्वरूप बालकों का लगाव मां के प्रति एवं बालिकाओं का लगाव पिता के प्रति अधिक होता है। बाल्यावस्था में सहयोग, सद्भावना और सामाजिक गुणों का विकास होता है। बाल्यावस्था में बच्चों में आदतें बनना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सांवेगिक विकास। तो देखिए बालक के सांवेगिक विकास और व्यवहार के आधार संवेग होते हैं। संवेग सकारात्मक एवं नकारात्मक 2 रूपों में होती है। सकारात्मक होती है प्रेम, हर्ष, उत्सुकता। नकारात्मक होती है क्रोध, भय, ईर्ष्या। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। शिशु जन्म लेते ही रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि सांवेगिक व्यवहार करता है। शिशु के संवेग पहले अस्पष्ट और फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। प्रथम 3 सप्ताह तक शिशु की चिल्लाहट से भूख, क्रोध और कष्ट स्पष्ट नहीं होते। शिशु के संवेगों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ब्रजेज के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है। बाल्यावस्था में संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली होते हैं तथा संवेगों को दबाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वाटसन के अनुसार बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम संवेग विकसित होते हैं। किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध और सहानुभूति संवेग स्थायी रूप धारण करने लगते हैं। किशोर अपने प्रयास में असफल होने पर घोर निराश होते हैं। भय से चिंता, चिंता से मारीच यानी कि फोबिया जिसको कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है। भय से चिंता, चिंता से मारीच का निर्माण हो जाता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में क्रोध प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अधिगम। तो देखिए अधिगम में क्या दिया गया है? वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। अधिगम की प्रक्रियाएं, अधिगम की प्रक्रिया आजीवन चलती है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम नई परिस्थितियों से अनुकूलन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम सामाजिक तथा व्यक्तिगत दोनों है। अधिगम ऊर्ध्वाधर होता है। अधिगम द्विपक्षीय होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बालक का स्वास्थ्य, विद्यालय का वातावरण, विषय वस्तु की प्रकृति, अभिप्रेरणा, अधिगम की विधियां तथा कुशल अध्यापक, परिपक्वता, ये सब जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब फ्रेंड्स देखिए थार्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम क्या क्या हैं। तो उन्होंने 2 तरीके के नियम बताए हैं, मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं। सबसे पहला आता है तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, उसके बाद आता है प्रभाव का नियम, उसके बाद आता है गौण नियम। तो गौण नियम में उन्होंने बताए हैं 5 नियम। सबसे पहला बहुप्रतिक्रिया, उसके बाद हमारा आता है मनोवृत्ति, और फिर आता है आत्मीकरण, फिर आता है आंशिक क्रिया, उसके बाद आता है साहचर्य परिवर्तन। तो ये फ्रेंड्स होते हैं थार्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम। इसके बाद आता है अधिगम के सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 सिद्धांत जरूर पूछे जाने हैं। तो मनोवैज्ञानिक सबसे पहले थार्नडाइक, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। इनके सिद्धांत फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिए। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे आते हैं पावलव। तो पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत। इसके बाद आते हैं सीएल हल। सीएल हल ने बच्चों पर प्रयोग किया पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। और फिर आते हैं कोहलर। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्र आकृति का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत। और इसके बाद हमारे आते हैं स्किनर। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत। फिर आते हैं हमारे कर्ट लेविन।
तो कर्ट लेविन के सिद्धांत थे तल रूप सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। फिर हमारे आते हैं फ्रेंड्स देखिए टालमैन ने संकेत पूर्णाकार का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, संभावना का सिद्धांत। तो ये थे फ्रेंड्स अधिगम के सिद्धांत। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। पूछा जाता है सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा गया है? तो ये कहा गया है वुडवर्थ ने, यानी वुडवर्थ ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, रिली और लेडिस के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में भूख प्यास निद्रा काम, बाह्य अभिप्रेरणा में दंड पुरस्कार प्रोत्साहन प्रतिद्वंद्विता। शिक्षा की दृष्टि से अर्जित अभिप्रेरणा निम्नलिखित है। स्रोत यानी कि उपलब्ध अभिप्रेरणा, उपलब्ध अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसी अभिप्रेरणा से होता है जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। इसके बाद आती है संबंधन अभिप्रेरणा, अपने साथियों एवं अन्य लोगों के समूह से मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को संबंधन अभिप्रेरणा कहते हैं। ये अभिप्रेरणा सभी उम्र के व्यक्तियों में होती है, लेकिन फिर भी पूर्व किशोरावस्था में सबसे तीव्र होती है। पूर्व किशोरावस्था मतलब 12 से 15। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है चिंता या ह्रास। तो शिक्षकों के लिए चिंता ह्रास का आशय बच्चों के चिंता स्तर को चिंतन में परिवर्तन करना है। इसके बाद आता है सत्ता अभिप्रेरणा, यानी अपनी पावर को अभिप्रेरणा। सत्ता अभिप्रेरण मानव के बहुत से व्यवहारों का आधार होता है। उसके अनुसार व्यक्ति हीनता के भाव को नहीं बर्दाश्त कर सकता, बल्कि उसके स्थान पर श्रेष्ठता का भाव विकसित कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अनुकरणशीलता का अभिप्रेरण, यानी आक्रमणशीलता भी एक प्रमुख अर्जित अभिप्रेरक है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर आता है अनुमोदन अभिप्रेरणा, यानी अनुमोदन अभिप्रेरणा से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन यानी प्रतिष्ठा, प्रशंसा इत्यादि पाने की उम्मीद से होता है। बाल्यावस्था में बच्चे में माता पिता से अनुमोदन पाने की तीव्र इच्छा होती है। फिर देखिए स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है। इसके बाद देखिए सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। और अब आते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियां बताई हैं। इसके बाद आता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये दिया था थार्नडाइक ने। फिर आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये दिया था फ्रायड ने। स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत मैस्लो ने। लेविन का सिद्धांत कर्ट लेविन ने। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत C.L. हल ने। याद रखिएगा ये सारे सिद्धांत। इसके बाद आते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। मैस्लो ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। मैस्लो ने 2 भागों में कौन कौन से किया है? सबसे पहले जन्मजात, फिर अर्जित। तो जन्मजात में भूख प्यास निद्रा विश्राम काम, अर्जित में आदत रुचि सामाजिकता। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं थॉमसन। तो देखिए थॉमसन के अनुसार ये भी 2 प्रकार के हैं, तो स्वाभाविक और कृत्रिम यानी प्रेरक। तो स्वाभाविक में प्रतिष्ठा खेल अनुकरण सुझाव, कृत्रिम में पुरस्कार दंड प्रशंसा सहयोग। इसके बाद आते हैं गैरेट। तो गैरेट के अनुसार भी 3 प्रकार के हैं, मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक। मनोवैज्ञानिक में भय प्रेम क्रोध सुख दुख। इसके बाद आता है जैविक में नींद पीड़ा उपेक्षा ऑक्सीजन की आवश्यकता काम। सामाजिक में आत्म प्रदर्शन आत्म सुरक्षा रचनात्मकता जिज्ञासा। अभिप्रेरणा की बाल विकास में भूमिका, सबसे पहले आता है चरित्र निर्माण में सहायक, रुचि का विकास, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम का आधार। फिर है अनुशासन में सहायक, मानसिक विकास, सामाजिक गुणों का विकास, ज्ञानार्जन में सहायक। इसके बाद देखिए जिन कारणों के प्रभाव से अभिप्रेरणा कक्षा में प्रभावशाली कार्य करती है उन्हें अभिप्रेरणा की विधियां कहा जाता है। ये कारक निम्नलिखित हैं: आवश्यकता, रुचि, प्रतिस्पर्धा, सफलता, प्रशंसा, प्रगति का ज्ञान, समूहकार। अब देखिए हमारी प्रजाति जो है वो कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलाइट। और अमेरिका के लोगों की प्रजाति है मंगोलाइट। इसके बाद है दक्षिण भारतीय की है द्रविड़। अब फ्रेंड्स आती है व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं देखिए स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, आयु एवं वृद्धि, जाति प्रजाति तथा देश, शिक्षा और आर्थिक दशा, लिंग भेद। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए विशिष्ट बालक या असामान्य बालक। तो विशिष्ट बालक या असामान्य बालक जो है वो इसमें देखिए दिया गया है बौद्धिक दृष्टि से, फिर है मानसिक विकलांगता की दृष्टि से, समस्यात्मक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कैसे होते हैं। तो देखिए बौद्धिक दृष्टि से जो है विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली, 140 से अधिक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया गया है मंद बुद्धि यानी कि 90 से कम।
अब आता है मानसिक विकलांगता की दृष्टि से, तो मूर्ख बुद्धि 50 से 70, मूढ़ और जड़ बुद्धि जो है वो 25 से 50, यानी जड़ बुद्धि 25 से कम। इसके बाद आते हैं समस्यात्मक दृष्टि से, तो समस्यात्मक दृष्टि से जो है असामान्य बालक कैसे होते हैं, वो होते हैं बाल अपराधी और होते हैं असमायोजित बालक। शैक्षिक दृष्टि से होते हैं पिछड़े बालक, सृजनात्मक बालक। इसमें देखिए फ्रेंड्स आते हैं पिछड़े बालकों में आते हैं सामान्य पिछड़े, पिछड़े बालकों में आ रहे हैं सामान्य पिछड़े, उसके बाद लिखा हुआ है विशिष्ट पिछड़े। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं सृजनात्मक बालक में, तो सृजनात्मक बालक में रचनाकार, लेखक, अभिनेता, खोजकर्ता, चित्रकार ये आते हैं। इसके बाद आता है शारीरिक दृष्टि से, तो देखिए शारीरिक दृष्टि से कैसे होते हैं दिव्यांग बालक, दृष्टिबाधित बालक, हकलाने वाला बालक, बहरा या कम सुनने वाला बालक, पिछड़े, और फिर आता है मिर्गी आने वाला बालक, तो ये होते हैं शारीरिक दृष्टि से असामान्य बालक। तो फ्रेंड्स ये चार्ट बना हुआ है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बाल अपराधी में चोर, झूठा, नशेड़ी, लड़ाकू, भगोड़ा। उसके बाद असमायोजित बालक में आता है मानसिक अस्थिर, संवेगात्मक अस्थिर। ये फ्रेंड्स मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जब मैंने कोचिंग की थी तब मैंने नोट्स बनाए थे, वही नोट्स हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप लोगों के लिए। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, पूरे नोट्स का मैंने इसमें समावेश किया है, सारा वीडियो मतलब पूरा इसका रिवीजन बाल विकास का एक ही वीडियो में कर दिया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है, देखिए लेम्ब्रेसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? लेम्ब्रेसो को। लेम्ब्रेसो तथा गोडार्ड ने निम्न बुद्धि स्तर को बाल अपराध का कारण माना है। इसके बाद देखिए अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, बहरे बालकों को पढ़ाने के लिए ओष्ठ वाचन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है प्रतिभाशाली बालक, तो स्किनर के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, इनका शब्दकोश विशाल होता है, मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है, सामान्य ज्ञान श्रेष्ठ होता है, सामान्य अध्ययन में रुचि लेते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि होती है। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कैसी होती है? तो देखिए प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा होती है विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, नेतृत्व का प्रशिक्षण, पुस्तकालय तथा वाचनालय, योग्य अध्यापकों द्वारा शिक्षा। तो ये फ्रेंड्स होती हैं प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा की व्यवस्था। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। लेम्ब्रेसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है, बता भी चुकी हूँ एक बार ऊपर। इसके बाद है कि अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, बहरे बालकों को पढ़ाने के लिए ओष्ठ वाचन का प्रयोग किया जाता है। अब आती है समावेशी शिक्षा, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता को प्राथमिकता दी है। इसके अनुसार सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। शिक्षा में समानता के अवसर में कम दूरी पर शिक्षा केंद्र खोलना भी शामिल है। इसमें ऐसे प्रयत्न भी सम्मिलित हैं जो बालकों का विद्यालयों में जाना भी सुनिश्चित करें तथा कोई विद्यार्थी स्कूल को न छोड़े एवं शिक्षा के प्रति बालकों की रुचि बढ़ती रहे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 तथा निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत शामिल किया गया। इससे पहले यह अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों में था। इसी में 11वां मूल कर्तव्य 51 का ट यानी 11वां मूल कर्तव्य शामिल कर दिया गया। बच्चे के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं अंतर्निहित क्षमता होती है। सीखने एवं अभिव्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। बच्चे अपने आप अनुभव द्वारा स्वयं करके पढ़कर तथा व्यवहार से भी सीखते हैं। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति तथा प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे अपने ज्ञान तथा अर्थ का निर्माण करते हैं। अर्थ निर्माण ही सीखना है। शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं वरन एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक है। शिक्षक कक्षा में शिक्षण के स्थान पर बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराने में निरंतर सहायक हो तथा सतत अवलोकन व परीक्षण की प्रक्रिया भी गतिमान रहे। प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता, प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव की मान्यता, बच्चों को सक्रिय सीखने वाले के रूप में पहचानना न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, तथ्यों तथा सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभवों के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता, इसी को नवाचार कहा जाता है। नए विचारों को अपने शिक्षण में शामिल करना ही नवाचार है। सुन लीजिए ध्यान से, नवाचार क्या है? नए विचारों को अपने शिक्षण में शामिल करना ही नवाचार है।
क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की दक्षता। किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित तथा मानसिक रूप से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन अथवा निजी शिक्षण कार्य में संलिप्त नहीं होगा। हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करते हुए जरूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देखिए सक्रिय कक्ष के प्रति दृष्टिकोण। तो ज्ञान पूर्व निर्धारण सूचना अथवा प्रदत्त नहीं है, परंतु बच्चे अपने स्व अनुभवों से निर्मित ज्ञान होता है। इन अनुभवों के माध्यम से अर्थ सृजन करने में प्रत्येक बच्चा सक्रिय भागीदार होता है, न कि निष्क्रिय ग्रहण करता। प्रत्येक बच्चे की प्रकृति अलग होती है, अतः शिक्षण में बच्चों के रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर उसकी समझ को विकसित किया जाए। सीखने की गति उचित रहे। बच्चों के शिक्षण एवं सतत अवलोकन व परीक्षण की प्रक्रिया गतिमान रहे। आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों तथा लोगों के कार्य तथा व्यवहार सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षण क्रिया के प्रति दृष्टिकोण। भाषा शिक्षण। बच्चों में भाषा समझने एवं सीखने एवं अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। बच्चा अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। इसके बाद देखिए यद्यपि बच्चा अपनी घरेलू भाषा में सीखने में सहजता का अनुभव करता है, लेकिन परिप्रेक्ष्य में उसे अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा में ही नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अथवा गणित की कक्षाओं में भी एक प्रकार की भाषा की कक्षाएं होती हैं। भाषा शिक्षण के लिए पढ़ने की नियमित आदत विकसित करना तथा समझकर पढ़ना है। विद्यालय में भाषा शिक्षण हेतु पुस्तकालय, कक्षा पुस्तकालय, क्रमिक साहित्य तथा अन्य पठन सामग्री की उपलब्धता आवश्यक है। इसके बाद देखिए गणित शिक्षण। गणित को इस प्रकार पढ़ाया जाए कि बच्चे उसमें भयभीत होने के बजाय उसमें आनंद उठाएं। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट आता है बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्वों की समस्याओं के समाधान की अनेक युक्तियां सरल रूप में बताई जाए। इसके बाद आता है गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों के संसाधन समृद्ध हों। बच्चों की अंकीय दक्षता गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए गणित शिक्षण अनिवार्य है। इसके बाद आता है विज्ञान शिक्षण। तो देखिए विज्ञान शिक्षण प्रयोग एवं गतिविधि पर आधारित होगा ताकि बच्चे करके सीखें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज जिज्ञासु प्रवृत्ति के पोषण के लिए अंतर वस्तु को सरल बनाने के लिए आसपास के वातावरण की चीजों के सूक्ष्म अवलोकन, खोज, संकलन, वर्गीकरण आदि गतिविधियों के माध्यम से अर्थ सृजन के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विज्ञान की अवधारणाओं की गतिविधियों एवं प्रयोगों के द्वारा समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो देखिए इसका उद्देश्य जेंडर संवेदनशीलता, सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों के प्रति जागरूकता विकसित करना होगा। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र विषयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक विज्ञान में इतिहास शिक्षण में देश के विभिन्न भागों में गतिमान सांस्कृतिक विरासतों तथा राष्ट्रीय विभूतियों से परिचित कराया जाएगा। भूगोल शिक्षण। तो देखिए भूगोल शिक्षण में क्या होता है, भूगोल शिक्षण पर्यावरण, भौगोलिक संसाधन, स्थानीय वैश्विक स्वरों के विकास के बीच सामंजस्य पर आधारित होगा। राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में विभिन्न स्तरों पर सरकार के गठन कार्यों एवं उनके नागरिक सहभागिता की प्रतिक्रियाओं के प्रति समझ विकसित करनी होगी। अर्थशास्त्र बच्चों में परिवार, बाजार, उपभोक्ता, उपभोग की समझ को विकसित करेगा। इसके बाद देखिए कला तथा शारीरिक शिक्षा। प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं कला हेतु सामग्री तथा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों को स्कूल में खेल तथा विषयबद्ध रूप से खेल की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद, योग, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाइड तथा एनसीसी आदि गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं मानसिक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आकलन प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण। बच्चों को विषय वस्तु के ज्ञान के आकलन के स्थान पर समझ का आकलन किया जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की पारदर्शी व्यवस्था जो कक्षा की गतिविधियों पर आधारित है। आकलन प्रणाली का उद्देश्य बच्चों के सीखने की प्रगति को जांचना है, न कि पास फेल करना। परीक्षा प्रणाली के कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव एवं फेल होने का भय का निराकरण एवं आत्मविश्वास उत्पन्न करना। प्रश्न पत्र का स्वरूप परिवर्तन, जिसमें बच्चों की तार्किक रचनात्मक दक्षताओं का परीक्षण होगा, न कि रटने की क्षमता का। अब फ्रेंड्स देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अभिक्रमायोजित या क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत तथा क्रिया प्रसूति सिद्धांत स्किनर ने दिया। संघनन स्मृति से संबंधित है।
इसके बाद दिया है रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता किशोरावस्था में होती है। शिशु जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक। 3 वर्ष की अवस्था तक बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। प्रमुख विधियों के प्रतिपादक, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हमारी आती है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT टेट। तो ये फ्रेंड्स दिया था मार्गन व मुरे ने। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण दिया था हरमन रोरशा ने। बाल अंतर्बोध परीक्षण दिया था CAT लियोपोल्ड वेलक ने। इसके बाद फ्रेंड्स आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण, तो SCT ये दिया था पोहन व टेडलर ने। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक थे JB वाटसन। फिर आती है अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, इसके प्रतिपादक थे पेस्टोलॉजी। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं इकाई उपागम के प्रतिपादक, तो इकाई उपागम के प्रतिपादक थे मॉरिसन। ब्रूनर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। शोधन एक प्रकार का मार्गांतरीकरण है। खोज उपागम के हैं JS ब्रूनर, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगले आते हैं देखिए व्यवहार पूर्ति परीक्षण, तो मे एवं हार्टशार्न। किंडरगार्टन बालोद्यान विधि ये दी थी फ्रॉबेल ने। खेल विधि कुक ने। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड ने। डाल्टन विधि मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। इसके बाद आती है मांटेसरी विधि, ये दी थी मारिया मांटेसरी ने। डेक्रोली विधि ये दी थी ओविड डेक्रोली ने। पर्यवेक्षण विधि डेजी मार्वेल ने। ड्रॉ ए मैन टेस्ट गुड एनफ स्टैनफोर्ड बिने। स्केल परीक्षण टर्मन ने। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। समाजमिति विधि जैकब एल मोरनो। इसके बाद फ्रेंड्स आता है देखिए पोल्टियस भूल भुलैया परीक्षण, तो ये दिया था पोल्टियस ने। प्रोजेक्टर विधि दी थी विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। इसके बाद आती है मापनी भेदक विधि, तो ये एडवर्ड्स व किलपैट्रिक ने। इसके बाद आता है परिस्थितिवाद का सिद्धांत, ये दिया था मर्फी ने। फिर आता है मनोनाटकीय विधि, ये दिया था मोर्नो यानी ऑस्ट्रिया। साहचर्य या संपर्क विधि ये दिया था डॉक्टर मारिया मांटेसरी ने। साहचर्य या संपर्क विधि। अब फ्रेंड्स आता है बुद्धि। देखिए वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि। ये किसके अनुसार है? ये है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इसमें सामाजिक बुद्धि भी सम्मिलित है। तो मूर्त बुद्धि कैसी होती है? वस्तुओं को समझने और उसके अनुसार क्रिया करने में मूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। मिस्त्री, इंजीनियर, मैकेनिक की मूर्त बुद्धि होती है, ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आती है अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि का कार्य सूक्ष्म या अमूर्त प्रश्नों को चिंतन या मनन के माध्यम से हल करना है। डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार, वकील, चित्रकार, इनकी बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति की उस क्षमता से है जो समाज में सामंजस्य की क्षमता उत्पन्न करता है, जैसे कि अच्छे नेता, अध्यापक, व्यवसायी। इसके बाद फ्रेंड्स आती है देखिए बुद्धि। तो बुद्धि मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। एक कारक सिद्धांत ये बिने ने दिया था, बुद्धि एक अखंड इकाई है। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के। इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई, सामान्य और विशिष्ट। इसके बाद आता है देखिए त्रिकारक सिद्धांत। तो त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने सामान्य, विशिष्ट और समूह तत्व बुद्धि बताई। इसके बाद आता है बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। बुद्धि असंख्य तत्वों का योग है। फिर आता है समूह कारक सिद्धांत, ये दिया था फ्रेंड्स थर्स्टन कैली ने। बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए विकासात्मक सिद्धांत, ये दिया था जीन पियाजे ने। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का है। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड इकाई माना है। बिने के अनुसार बुद्धि एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के 2 तत्व बताए, जी और एस, यानी जनरल और स्पेशल। बाद में इन्होंने G+S समूह तत्व कर दिया था। बहुकारक सिद्धांत को बालू सिद्धांत तथा असत्तात्मक सिद्धांत तथा मात्रा सिद्धांत भी कहा गया। समूह कारक सिद्धांत बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। मानसिक योग्यता, वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, अभिरुचि योग्यता, स्थानिक योग्यता, ये 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। अब देखिए 1927 में बुद्धि का स्वरूप, 1938 में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, 1937 में बहुत विश्लेषण नामक रचनाएं प्रकाशित की। इसके बाद देखिए त्रिआयामी सिद्धांत, इनके अनुसार बुद्धि एक तार्किक रचना है। इसको 3 वर्गों में विभक्त किया गया, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद।
इन्होंने विषय वस्तु के 5, संक्रिया के 5, उत्पाद के 6 तत्व बतलाए। इनके गुणज से 150 तत्व बने, यानी 5 में गुणे 5 में गुणे 6 तो बराबर हुआ 150। तो इनके गुणज से 150 तत्व बने। अब देखिए आता है विकासात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं। 0 से 2 वर्ष में होती है संवेगी पेशी अवस्था, 2 से 6 वर्ष में होती है पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था, फिर आती है 7 से 12 वर्ष, ये होती है वैचारिक क्रिया अवस्था, फिर आती है 12 के बाद यानी औपचारिक क्रिया अवस्था। अब देखिए 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। बुद्धि को मापने का आधार प्रदान किया गया। पहली बार बुद्धि मापने का कार्य विलियम वुंट ने किया। बुद्धि मापन के कार्य में सफलता फ्रांस के बिने को प्राप्त हुई। इन्होंने साइमन के साथ मिलकर 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन ने बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करके इसे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण नाम दिया। अब फ्रेंड्स देखिए आता है बुद्धि परीक्षण यानी IQ। तो देखिए कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि ये बताती है कि मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। स्टर ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र 1912 में दिया। 1916 में टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में इस सूत्र का प्रयोग करके यह प्रचलित हो गया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक योग्यता बटे वास्तविक योग्यता गुणा 100। अब देखिए एक बच्चे की उम्र 5 वर्ष है तथा वह 8 वर्ष के बालकों के स्तर के सब प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो 8/5 यानी कि मानसिक योग्यता बटे वास्तविक योग्यता गुणा 100 तो बराबर आ जाएगा 160। अब देखिए टर्मन द्वारा बुद्धि का वर्गीकरण। IQ 140 से अधिक वाले होते हैं प्रतिभाशाली, 120 से 139 वाले होते हैं अति प्रखर, 110 से 119 वाले होते हैं प्रखर, 90 से 109 वाले सामान्य, 80 से 89 वाले पिछड़े, 70 से 79 वाले निर्बल या क्षीण बुद्धि, 70 से कम वाले निश्चित क्षीण, 50 से 69 वाले मूर्ख, 25 से 49 वाले मूढ़, 25 से कम वाले जड़ यानी महामूर्ख यानी इडियट जिसको बोलते हैं। अब आता है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। तो देखिए वैयक्तिक और सामूहिक। तो वैयक्तिक में आते हैं भाषात्मक और क्रियात्मक। भाषात्मक में ये आते हैं शाब्दिक, और फ्रेंड्स इसमें आते हैं क्रियात्मक में अशाब्दिक। तो भाषात्मक में जो शाब्दिक होते हैं वो बिने साइमन बुद्धि स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, और अशाब्दिक में पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, वेस्लर वैल्यू टेस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सामूहिक। तो सामूहिक में भी देखिए 2 प्रकार के हैं, भाषात्मक यानी शाब्दिक और अशाब्दिक, भाषात्मक और क्रियात्मक। इसमें भी 2 तरीके के हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आते हैं भाषात्मक में आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, और अशाब्दिक यानी क्रियात्मक में आते हैं आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। अब देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयास अल्फ्रेड बिने ने किया। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल टर्मन ने विकसित किया। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। इसमें कुल 90 प्रश्नावली होती हैं। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। वेस्लर वैल्यू टेस्ट 10 से 60 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों के लिए था, बाद में इसे 16 से 60 तक के लिए कर दिया गया। आर्मी अल्फा टेस्ट, इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अन्य पदाधिकारियों का चयन करने के लिए किया गया। इस टेस्ट का प्रयोग 20 लाख पदाधिकारियों के लिए किया गया। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, इसका निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया। इस परीक्षण में सैनिकों की शब्दावली, गणित, वस्तुगणना संबंधी 3 समस्याओं का समाधान करना होता है। इस टेस्ट का प्रयोग 12 लाख सैनिकों पर किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्मी बीटा टेस्ट। तो देखिए अशिक्षित या अंग्रेजी नहीं जानने वाले लोगों के लिए किया गया आर्मी बीटा टेस्ट। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, ये 6 वर्ष के बालकों से लेकर वयस्कों तक के लिए है। 13 वर्ष की उम्र के लिए अधिक लाभकारी है बुद्धि परीक्षण के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं अधिगम संबंधी विकार। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो अधिगम संबंधी विकार भी देख लीजिए। सबसे पहले आता है डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया जो होता है वो होता है पढ़ने से संबंधित। फिर आता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित। फिर आता है डिसकैलकुलेशिया, डिसकैलकुलेशिया होता है गणित कौशल संबंधी। फिर आता है डिस्फेसिया, ये होता है वाक संबंधी। फिर आता है डिस्प्रैक्सिया, ये लेखन तथा चित्रांकन संबंधी विकार है। फिर आता है डिस्थीनिया, तो ये मस्तिष्क तनाव। डिसआर्थोग्राफिया, ये होता है वर्तनी संबंधी विकार। इसके बाद आता है डिस्पोर्फिया, ये होता है बालक को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे हैं, तब वो कौन सा होता है अधिगम संबंधी विकार? वो होता है डिस्पोर्फिया। इसके बाद फ्रेंड्स आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये होता है श्रवण संबंधी विकार।
अब देखिए आता है प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिचार्ड्स ने किया। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध डार्विन विधि से है। लैमार्क ने वंशानुक्रम पर अध्ययन किया। इसके बाद देखिए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें से भंडार ग्रह किसका है, तो वो है इदम का। इसके बाद देखिए व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व क्या है, यानी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो है फ्रायड का। शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन का है। विशेषक सिद्धांत है कैटल का। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए मांग सिद्धांत है मुरे का। आत्मज्ञान सिद्धांत मैस्लो का। धार्मिक सिद्धांत मैकडूगल का। जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन का। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसमें फ्रेंड्स देखिए फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो फ्रायड के अनुसार है इदम अहम परम अहम। तो अब इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है इदम, यानी आईडी इदम। ये फ्रेंड्स होता है पारदर्शिता का प्रतीक, यानी ये सिर्फ लेना ही चाहता है। इसके बाद अहम आता है यानी ईगो, ये होता है मनुष्यत्व भावना का प्रतीक, जो देना भी चाहता है और लेना भी चाहता है। फिर आता है परम अहम यानी सुपर ईगो, ये देवत्व का प्रतीक होता है जिसमें त्याग की भावना हो। इसके बाद आता है शरीर रचना सिद्धांत, जो कि किसके अनुसार है, जो है शेल्डन के अनुसार। तो फ्रेंड्स देखिए गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। गोलाकार में क्या होता है, गोलाकार के जो होते मतलब शरीर रचना जिनकी कैसी होती है, गोलाकार होती है। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं भोजन प्रिय, हंसमुख, सहनशील, शौकीन, मिजाज, आराम पसंद। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आयताकार जिनकी होती है वो रोमांच प्रिय, प्रभुत्ववादी, जोशीले, उद्देश्य केंद्रित। इसके बाद आती है लंबाकार, तो लंबाकार जो लोग होते हैं वो गुमसुम, एकांत प्रिय, अल्पनिद्रा, एकांती। इसके बाद आती है कैचमर के अनुसार, तो कैचमर ने शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, स्थैनिक, एथलेटिक, पिकनिक। स्थैनिक में होते हैं शक्तिहीन, एथलेटिक में खिलाड़ी, पिकनिक में नाटे। यानी जुंग के अनुसार व्यक्तित्व जो है वो अंतर्मुखी जो लोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी वैज्ञानिक जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, दार्शनिक, झेपने वाले, संकोची, आदर्शवादी, ये होते हैं वैज्ञानिक। अब आता है बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी में नेता, अभिनेता, आत्मविश्वास चरम पर। फिर आता है उभयमुखी में अध्यापक, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है देखिए कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। इन्होंने भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बतलाए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण में देवत्व यानी सौम्य एवं शांत, रजोगुण में मनुजत्व यानी चंचल या उत्तेजनापूर्ण, तमोगुण में राक्षसी प्रवृत्ति, आलस्य, क्रियाशीलता का अभाव। इसके बाद फ्रेंड्स आती हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो देखिए व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है अप्रेक्षण विधियां, फिर आती हैं प्रेक्षण विधियां। तो अप्रेक्षण विधियां में आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो आत्मनिष्ठ विधियों में आती है आत्मकथा यानी जीवन परिचय, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार, परिसूचियां यानी कि वुडवर्थ ने जो दी हैं। इसके बाद आती हैं वस्तुनिष्ठ विधियां यानी निरीक्षण, समाजमिति, निर्धारण मापनी, परिस्थिति परीक्षण, निष्पादन। फिर आता है मनोविश्लेषणात्मक विधियां, इसमें आती है मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण। इसके बाद फ्रेंड्स आती हैं प्रेक्षण विधियां। तो देखिए प्रेक्षण विधियों में क्या क्या आएगा, हरमन रोरशा ने रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण किया है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स देखिए मार्गन मुरे यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, पाइने और टेटलर कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण वाला अंतर्बोध परीक्षण, खेल व नाटक विधि परीक्षण। इसके बाद आता है बाल विकास में वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो देखिए वंशानुक्रम का प्रभाव सिद्ध करने वाले मनोवैज्ञानिक। तो मूल शक्तियों के प्रभाव का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया, शारीरिक लक्षणों के प्रभाव का सिद्धांत कार्ल ग्रियर्सन ने दिया, प्रजातिकीय श्रेष्ठता का सिद्धांत क्लीनबर्ग ने दिया, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव का सिद्धांत कैटल ने दिया, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव का सिद्धांत विनासिब ने दिया, चरित्र पर प्रभाव का सिद्धांत दिया डगडेल ने, महानता पर प्रभाव का सिद्धांत गाल्टन ने दिया, बुद्धि पर प्रभाव का सिद्धांत गोडार्ड ने दिया। इसके बाद आते हैं वंशानुक्रम के नियम। तो देखिए बीज कोश की निरंतरता का नियम, इस नियम का प्रतिपादन बीजमैन ने किया था। भिन्नता का नियम, इस नियम का प्रतिपादन लैमार्क व डार्विन है। इसके बाद आता है समानता का नियम, फिर आता है प्रत्यागमन का नियम, यानी प्रत्यागमन के नियम का प्रतिपादन सैरीमैन ने किया था। मेंडल का नियम, वंशानुक्रम में चूहे पर प्रयोग मेंडल ने किया, इस नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया। उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्णशंकर प्राणी या वनस्पति अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं। चूहे और मटर पर प्रयोग किया। संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 23 होती है और कुल गुणसूत्र होते हैं 46।
इसके बाद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा मापन तथा मूल्यांकन। तो देखिए, मूल्यांकन का अर्थ किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेना अथवा निष्कर्ष निकालना। मूल्यांकन विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरित क्षेत्र को परखने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो बालकों के सर्वांगीण विकास को निरंतर गति देना है, छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षकों के अध्यापन कौशल को ज्ञात करना, सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, छात्रों की दुर्बलताओं को ज्ञात कर उसका निदान करना। फिर आता है छात्रों के अधिगम संबंधी परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले आती है व्यापकता। ये ध्यान से समझ लीजिएगा मूल्यांकन की विशेषताएं। व्यापकता में देखिए, पाठ्यक्रम में सम्मिलित तथ्यों में से अधिक का समावेश करना व्यापकता कहलाता है। सारी यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाए तो व्यापकता होती है। इसके बाद आता है वस्तुनिष्ठता। जिस परीक्षण का मूल्यांकन विभिन्न परीक्षणों के द्वारा किए जाने पर परिणाम में अंतर नहीं आए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता। इसके बाद आती है विश्वसनीयता। तो देखिए, विभिन्न अवसरों पर उसी प्रकार के दूसरे परीक्षण में भी समान अंक आए तो विश्वसनीयता कहा जाएगा। विभेदीकरण। जब परीक्षा में सभी प्रकार के स्तर के छात्रों के अनुकूल प्रश्न हो तो उसे विभेदीकरण कहते हैं। फिर आता है वैधता। तो देखिए, किसी भी परीक्षा के मूल्यांकन की वैधता का अर्थ है कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी विद्यार्थी को योग्यता का मापन किया गया, यानी अभीष्ट लक्ष्य का मापन। अब देखिए, मापन क्या होता है? मापन एवं मूल्यांकन में आसानी से अंतर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि छात्रों की उपलब्धि पता लगाने की प्रक्रिया परीक्षा, मापन तथा मूल्यांकन आदि प्रक्रियाओं में बहुत निकट का संबंध है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है। जांच व परीक्षा में मापन विद्यमान रहता है। मापन तो मूल्यांकन का एक अंग है। मूल्यांकन ही मापन, सामयिक, जांच या परीक्षा का समग्र आधार है। मूल्यांकन की परिभाषा क्या है? तो मूल्यांकन वह नवीन प्रावधिक पद है जो मापन की व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। देखिए, मापन, तो आइए देखते हैं मापन की परिभाषा क्या होती है। मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत मात्रा, अंकों, मध्यमान तथा औसत आदि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो मापन की परिभाषा क्या है? मापन नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना। ये किसके अनुसार है? ये है कैपवेल के अनुसार। अब फ्रेंड्स देखिए, मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या है? तो मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है, मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मूल्यांकन उद्देश्यों पर निर्धारित होता है, मापन जो होता है वो पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है। मूल्यांकन एक नवीन धारणा है तो मापन प्राचीन धारणा है। मूल्यांकन में अंक प्रदान करके मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है। इसके बाद देखिए, मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तो मापन एक निश्चित समय पर प्रयुक्त किया जाता है। मूल्यांकन एक साध्य है तो मापन एक साधन है। अब आता है मूल्यांकन में छात्र के संबंध में संपूर्ण व्यक्तित्व संबंधी स्पष्ट धारणा संभव है तो मापन में व्यक्तित्व संबंधी स्पष्ट धारणा संभव नहीं है। अब आता है मूल्यांकन शिक्षक का आत्म परीक्षण है तो मापन छात्र का परीक्षण है। अब देखिए, इसमें आता है उद्देश्य का सीधा संबंध शिक्षा से होता है, लक्ष्य का सीधा संबंध शिक्षण से होता है। निष्पत्ति, परीक्षण, परीक्षा के प्रकार। अब देखिए, परीक्षा के प्रकार कैसे होते हैं? सबसे पहले मौखिक, फिर लिखित, उसके बाद होती है प्रयोगात्मक। तो लिखित में निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। अब देखिए, निबंधात्मक में होती है लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, और वस्तुनिष्ठ में चयन और पूर्ति। तो देखिए, चयन में क्या क्या होता है? बहुविकल्प, सत्य असत्य, वर्गीकरण, व्यवस्थीकरण, और फिर होता है मिलान। मिलान में होती है रिक्त स्थानों की पूर्ति, चुनाव वाक्य पूर्ति, प्रत्यय स्मरण। वस्तुनिष्ठता में क्या होती है? एक ही परीक्षा में बार बार अंकन करने पर एक ही परिणाम आए तो उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ये सब अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया भी हुआ है। अब देखिए क्या दिया गया है। प्रथम लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण होराशमैन ने किया था। इसके बाद आता है निबंधात्मक परीक्षण के परंपरागत परीक्षण भी कहा जाता है, यानी निबंधात्मक परीक्षण को परंपरागत परीक्षण भी कहा जाता है। चयनात्मक प्रश्नों को अभिज्ञान प्रश्न भी कहते हैं। आपूर्ति प्रश्नों को प्रत्यय स्मरण प्रश्न भी कहा जाता है। अब देखिए, मूल्यांकन जो है वो कोठारी आयोग के अनुसार क्या है? तो मूल्यांकन एक अविरल चलने वाली प्रक्रिया है जो कि समग्र शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद देखिए, अनुभव व परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। यह कथन है गेट्स व अन्य का। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंड ने। फिर आता है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों की
कितने तत्वों को शामिल किया गया? तो 180। अधिगम की उपलब्धि ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल इन सभी से है। बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है शाब्दिक अधिगम से। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है समताकृति प्रत्यक्षीकरण का। अब देखिए आईक्यू के सूत्र में MA प्रदर्शित करता है मेंटल एज। कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की मनाही से संबंधित है? अनुच्छेद 24। इसके बाद देखिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। अब देखिए डायलेक्सिया संबंधित है पढ़ने की योग्यता। एक अध्यापक अपनी कक्षा पर भ्रमण पर ले गया और वापस आने पर उसने अपने विद्यालय में, ये कोई क्वेश्चन होगा, वो शायद मैंने पूरा नोट नहीं कर पाया, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इकाई उपागम के जनक ये सारे मैंने बता दिए हैं अभी पीछे। इकाई उपागम के जनक मॉरिशस, फिर आते हैं अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग, पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। फिर आते हैं खेल पद्धति के जनक, तो वो है हेनरी क्रॉलवेल्ड कुक। इसके बाद फ्रेंड्स है कि जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। इसके बाद आते हैं बकिंगम। तो बकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये बुद्धि की कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती हैं और पूछा जाता है ये किसकी है, तो इसलिए ये थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्योंकि डेफिनेशंस भी एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारी वेस्लर के अनुसार, तो बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजेंक ने दिया। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत गोलमैन ने दिया और बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत JP गिलफोर्ड ने दिया। वंशानुक्रम एवं वातावरण बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्न एवं जॉनसन। इसके बाद राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता का विकास करने, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ ने दिया। किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो किंडरगार्टन। बुद्धि परीक्षणों का जनक बिने को। फिर स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो लैटिन, जर्मन, इटोलियन। फिर आता है मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, अभिवृत्तों, रुचियों, अभिक्षमताओं। गेस्टाल्टवाद ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया था फ्रॉबेल ने। खेल विधि में ज्ञान प्रदान करने की विधि मांटेसरी। 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी कहा जाता है एडलर को। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय CW बियर्स को। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। इसके बाद देखिए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले पोम्पोनोजी। फिर है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया, कोल एवं ब्रूस ने। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम टाइडमैन ने किया। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार। इसके बाद आता है शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, तो मानव व्यवहार। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक आगमन विधि का प्रयोग करेगा। समायोजन की प्रक्रिया गतिशील होती है। इसके बाद देखिए बच्चों की बुद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ष जो होती है वो होती है 15 से 35 वर्ष। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए जिससे छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है, तो प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद आता है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति दी, तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964। अब देखिए 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है निरौपचारिक। ये था फ्रेंड्स बाल विकास का हमारा पूरा रिवीजन। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर पूरा अपने हैंड राइटिंग नोट्स जो हमारे हैं वो मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू।